इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ शीप एंड गोट, इसका देखते हैं कि भेड़ और बकरी के लिए आहार प्रणाली क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। तो गाय और भैंस की तुलना में जो भेड़ और बकरी हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इनकी जो इसमें यूनिक एबिलिटी होती है टू सर्वाइव ऑन द नेचुरल ग्रासेस। अगर इनको दाना नहीं भी दिया जाए तो जो जंगल में ग्रासेस हैं या पत्तियां जो खाती हैं, अगर वो अच्छे क्वालिटी के हैं तो वो सफिशिएंट होता है, उसमें वो सर्वाइव कर जाएंगे और उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेकिन जो भेड़ है और बकरी है, दोनों का फीडिंग हैबिट में थोड़ा अंतर है। कई बार भेड़ और बकरी को साथ साथ नाम लिया जाता है कि सिमिलर होगा या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाने में थोड़ा सा उनके जो आहार संबंधी आदतें जो है, आहार संबंधी आदतें जिसकी बात करते हैं, वो थोड़ा डिफर करता है। देखते हैं कैसे डिफर करता है इसमें। जो सीप है, भेड़ जो है, वो जो फीड स्टफ है उसकी जो वैरायटी, बहुत सारा वैरायटी है, तो वो कम वैरायटी को पसंद करती है। लेकिन ये जो गोट है ये कंज्यूम द वाइड वैरायटी ऑफ द फीड स्टफ, बहुत तरह का जो भी मिले उसको ना, जंगल में जाएंगे चरने तो वो सब मतलब मैक्सिमम चीजें वो खाती हैं। ये प्रेफर टू ग्रेज, भेड़ जो है प्रेफर टू ग्रेज मतलब चरना ज्यादा पसंद करती है, मतलब घास को वो खाती हैं, वो ग्रेजिंग आप जानते होंगे। लेकिन गोट जो है, गोट के लिए एक टर्म यूज होता है ब्राउज, ब्राउजिंग करना पसंद करती है। ब्राउजिंग मतलब ये हुआ कि ये आप देखेंगे पिछले पैर पे खड़ा हो जाएंगे, ऊपर का पैर आगे करके वो पेड़ों में जो पत्तियां रहती हैं उनको खाते हैं, है ना। तो वो पेड़ों की पत्तियां, लीव्स को या बुशेस को, है ना, वो खाना पसंद करते, उसी को ब्राउजिंग बोलते हैं, है ना, उस तरह से। लेकिन ये हैबिट जो है वो सीप में नहीं होता है। अभी हमने बताया कि कंज्यूम लेस वैरायटी ऑफ द फिश स्टफ, कंज्यूम द मोर वैरायटी ऑफ द फीड स्टफ, है ना। आगे देखते हैं, ये लेस सिलेक्टिव होती है, ये मतलब वैरायटी तो कम खाती हैं, लेकिन जो खाती हैं उसमें कोई सिलेक्शन करके नहीं खाती हैं, सिलेक्टिव होती है। लेकिन गोट जो होता है वो उनका सिलेक्टिव एक्टिविटी होता है कि यही पत्ता खाना है, या इस स्टेज के जो पत्ते हैं पौधों का उसी को खाना है, और उसको और भी देंगे तो नहीं खाएंगे। तो ये थोड़ा ज्यादा ही सिलेक्टिव होती हैं बकरियां। सीप डू नॉट स्टैंड ऑन देयर हाइंडिंग्स, वो पिछले पैरों पे खड़ा होकर के बकरियों के जैसा वो नहीं खाती है, और ना ही वो ट्री में क्लाइंब करती है, वो ट्री के ऊपर नहीं जाती हैं। लेकिन गोट्स में आप देखे होंगे कि वो दोनों पैर, अगर उनके पत्तियां अगर दो पैर पे खड़ा होने से अगर वो पहुंच जा रही हैं तो दोनों पैर पे खड़ा होकर पत्तियों को खा लेंगी। लेकिन अगर वो नहीं पहुंच पा रही तो कई बार क्या होता है, पेड़ पे चढ़ जाती हैं और वहां जाकर के पत्तियों को खाती हैं। तो ये हैबिट होता है इनमें, बकरियों में, जो कि भेड़ों में ये हैबिट नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट हैबिट है जो सीप में होता है, सीप हैव एबिलिटी टू निबल, दांत से नोचना, टीनी ब्लेड्स ऑफ द वेजिटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल मजल। मजल जो होते हैं, थुथुन को बोलते हैं, जो सामने का भाग होता है वो बहुत छोटा होता है और वो स्प्लिट होता है, मतलब आगे की तरफ जो होता है वो थोड़ा सा फटा हुआ होता है, आप देखे होंगे। तो उसके कारण से ये जो है छोटी छोटी घास जो है वो जमीन पे जो होती है और जो छोटी पत्तियों वाले हैं उनको भी ये खा जाती है ना। निबलिंग हैबिट जिसको बोलते हैं, निबल कर लेते हैं, वो दांतों से नोच लेंगे। तो क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका जो थुथुन है, जो मजल है वो छोटा है और उनमें ये हैबिट इस तरह का, जो अपर लिप्स है, जो वो मजल्स है, वो स्प्लिटेड है, मतलब थोड़ा सा कटा हुआ रहता है, इसके कारण से वो ऐसा कर पाती हैं। गोट्स में भी जो है इंपॉर्टेंट हैबिट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, जैसे ब्राउजिंग का बिटवीन द थॉर्न्स, जो कांटों होता है, कांटे होते हैं, जैसे बेर का आप पेड़ कह लीजिए, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन उनके पत्तियां कभी खा लेते हैं, वो कांटों के बीच से भी खा लेते हैं, जो कि दूसरे जानवर ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके जो लिप्स हैं, अपर लिप्स, वो मोबाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं। एंड टंग जो है वेरी प्रीहेंसाइल होते हैं, पकड़ने योग्य होते हैं, वैसे वो टंग को घुमा लेंगे और उनके जो अपर लिप्स उनको घुमा लेंगे कि वो एकदम कांटों के बीच से भी पत्तियों को निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। तो ये हैबिट होती है गोट में, जो कि भेड़ों में नहीं होती है। अगर ये फीड जो है उनका गंदा हो गया है, स्वाइल्ड हो गया है, तो तब भी वो भेड़ खा लेंगे, लेकिन बकरियां नहीं खाएंगी उसको, वो खाने से मना करती हैं कि नहीं खाएंगे, उनको साफ सुथरा ही फीड चाहिए होता है। Sheep are less tolerant to eating the
ईटिंग फीड कंटेनिंग द बीटर टेस्ट, अगर उसमें बीटर टेस्ट है मतलब थोड़ा सा कड़वापन है तो वो नहीं खाती हैं भेड़। लेकिन बकरियां जो है उनको भी खा लेती हैं, अगर थोड़ा कड़वा टेस्ट का भी कोई पौधा है, पत्तियां हैं, तो उनको भी ये आसानी से खा लेती हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये कुछ जो थे दोनों के बीच में फीडिंग हैबिट्स था जो अलग अलग जानवरों में, खास करके भेड़ और बकरियों में जो हमने बताया कि पाया जाता है। अब देखते हैं कि इनके फीडिंग ऑफ द शीप एंड गोट एट डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेज, जो उनका प्रोडक्शन स्टेज है उसमें क्या क्या है, विभिन्न स्तरों में कैसे खिलाना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो बचपन से स्टार्ट करते हैं, जब वो बच्चा आता है उसी समय से, तो 3 दिन तक तो कोलेस्ट्रम, जो उसको खीस बोलते हैं, है ना, वो देना चाहिए 300 ml कम से कम, या फिर एडलिब, मतलब एडलिब मतलब जितना वो पी सके, ठीक है। लेकिन अगर बहुत दूध देने वाली बकरियां भी 2 तरह की होती है, दूध देने वाली बकरियां भी होती है और मांस वाली बकरियां भी होती है। तो बहुत ज्यादा अगर उसको खीस पिला देंगे या कोलेस्ट्रॉल पिला देंगे तो उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या है, 30 दिन में 300 से 500 ml इस तरह से इसको इतना देते हैं। और ये जैसे जैसे एज बढ़ता है और 61 से 90 डेज में हम लोग 350 से 500 ml तक देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1 महीने के बाद जो है इसमें क्रीप फीड स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके 50 से 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम में बढ़ाते जाते हैं, जबकि रफेज जो घास है उसको जितना खाए उतना देते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम है, जो खीस है, ये 1 घंटा के अंदर देना जरूरी होता है, क्योंकि वो जितना जल्दी पिला देंगे वो ऑब्जर्व हो जाता है, वो शरीर के अंदर चला जाता है, जो उसमें एंटीबॉडी जो होते हैं उसके बाद जो है वो उसको ऑब्जर्व होने में दिक्कत होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन का ऐसा बना हुआ था, एनाटॉमी ऐसा होता है। तो इसका ध्यान रखना है कि जितना बच्चे आने के बाद जितना जल्दी से जल्दी जो है उसको खीस को है पिलाया जाना चाहिए। किसी भी जानवर के बच्चे हों उनको जल्दी से जल्दी पिलाना चाहिए, ताकि उनको रोग से लड़ने की क्षमता उसको जल्दी से जल्दी मिल सके। नहीं तो फिर ऑब्जर्वेशन होना बंद हो जाएगा, तो फिर वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन ऑब्जर्व नहीं हो पाए हैं तो वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, वो भी फाइट करते हैं रोग से लड़ने के लिए। कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आया, पैथोजेंस आया, उसको भी वो वहां पे किल करने का काम करते हैं। तो इसका ध्यान रखना। 8 वीक के बाद जो है ये जो मिल्क जो है इसको मिनिमाइज करते हैं देना, और 3 मंथ तक इसको कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं। 3 मंथ के बाद कोई भी दूध नहीं पिलाते हैं। तो इसके लिए वो फिर क्या करते हैं, क्रीप फीड देना स्टार्ट करते हैं, जिसका डीसीपी जो है और टीडीएन जो है इतना होना चाहिए। डीसीपी 20 से 24%, टीडीएन 70% के आसपास होना चाहिए। क्योंकि क्रीप फीड में आप मोटा मोटी ध्यान रखिए, क्रीप फीड में प्रोटीन ज्यादा होता है ना, एज कम्पेयर टू द अदर एडल्ट का जो हम लोग फीड डिजाइन करते हैं उससे, क्योंकि उसमें ग्रोथ के लिए ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। अब ये क्रीप फीड इस तरह से मिक्सचर लेकर के बना सकते हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है। और दूसरे बड़े जानवरों के लिए इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं, इसमें इस तरह से बना सकते हैं। कहीं दिक्कत हो तो मैंने पहले भी बताया कि जो एनिमल न्यूट्रिशन के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप मिल करके आप अपना फीड डिजाइन करा सकते हैं। और फीड ऐसा होना चाहिए कि आपके एरिया में, बहुत सारे हमने फीड इंग्रेडिएंट्स बताया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब के सब आपके एरिया में हो। आपके एरिया में जो आसानी से उपलब्ध हो और सस्ता हो उसको लेकर के आप कंसंट्रेट मिक्सचर या फीड मिला सकते हैं या बना सकते हैं। अब हमारे यहाँ मान लीजिए कि बादाम का खली बहुत महंगा मिल रहा है तो हम दूसरे खली खिलाएंगे। इस तरह से आपके एरिया में अगर बादाम का खली सस्ता मिल रहा है तो आप वहां पे वो खिलाएं। तो इस तरह से सिलेक्ट करना ताकि आप पैसे को बचा सकें। 3 से 12 महीने तक के बीच का एज में ग्रेजिंग चराना बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटा चराइए और 100 से 200 ग्राम जो है इनको कंसंट्रेट मिक्सचर दे सकते हैं, जिसमें इतना 16 से 18% प्रोटीन हो। अगर नॉन प्रेग्नेंट है, वयस्क है लेकिन वो गाभिन नहीं है, तो उसमें कंसंट्रेट फीड देने की जरूरत नहीं है। अगर गुड पास्चर इज अवेलेबल, अगर जहां पे चराने जा रहे हैं वहां पे अच्छे घास जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट है, अगर वो अवेलेबल हो तो। अगर वो अवेलेबल नहीं है या पुअर क्वालिटी का है तो 100 से 200 ग्राम इस तरह से आप कंसंट्रेट मिक्सचर दे सकते हैं। प्रेग्नेंट, ड्राई प्रेग्नेंट एनिमल है, प्रेग्नेंट एनिमल है तो उसमें कंसंट्रेट मिक्सचर थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, 200 से 300 ग्राम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको फीटल ग्रोथ के लिए जो भ्रूण का विकास हो रहा है उसके लिए ज्यादा भोजन की जरूरत होती है, ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तभी उसका अच्छी तरह से विकास हो पाएगा। जो हम लोग ग्रेजिंग के अलावा एक्स्ट्रा जो कंसंट्रेट मिक्सचर गाभिन पशुओं को, है ना, सीप और गोट को जो देते हैं,
जो फीटल ग्रोथ का जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए उसी को एक टर्म दिया गया है स्टीमिंग अप, इसको बोलते हैं स्टीमिंग अप। ध्यान रखिएगा, ये कुछ नहीं है, जो गाभिन पशुओं को एक्स्ट्रा एडिशनल खाना दे रहे हैं टू मीट द डिमांड, एडिशनल डिमांड ऑफ द ग्रोइंग फीटस, है ना, तो इसी को स्टीमिंग अप बोलते हैं। मिल्किंग है, अगर दूध दे रही है वो तो 6 से 8 घंटा उसको तो चराना ही है, साथ में वो 250 से 300 ग्राम जो है इसको दाना दे सकते हैं। ब्रीडिंग बक है, प्रजनन करने वाला बक, बक मतलब नर बकरा, जो बकरा को बोलते हैं, या नर जो भेड़ होता है उसको रैम बोलते हैं, इसको भी 6 से 8 घंटा चराइए। लेकिन ये नॉन ब्रीडिंग सीजन में इसको कोई दाना देने की जरूरत नहीं है। हमने बताया भी था कि ब्रीडिंग सीजन, नॉन ब्रीडिंग सीजन, इसमें खासकर सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, तो जब ये ब्रीडिंग करते हैं तो उस समय आप 250 से 400 ग्राम दाना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये हमने एक एवरेज लेके चला है कि इतना दाना खिलाना चाहिए, कंसंट्रेट मिक्सचर खिलाना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान देना है इसमें कि जो बकरियां का वजन जो होता है वो कुछ जो होते हैं बहुत छोटी कद के होते हैं, कुछ मीडियम कद के होते हैं, कुछ बहुत बड़ी बकरियां होती हैं, तो उस हिसाब से आप दाना को थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा बढ़ा करके आप खिला सकते हैं, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो कई किताबों में आपको ये वेरिएशंस भी मिल जाएंगे, कहीं पे 400 ग्राम लिखा है, 450 ग्राम लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो वजन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रिकमेंडेशन दिया है। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फ्लशिंग, है ना। फ्लशिंग किसको बोलते हैं? जैसे हमने बताया कि भेड़ या बकरी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, तो सीजनल ब्रीडर्स में जब ऑफ सीजन में जब होते हैं, उस समय जब सीजन में आते हैं, जब ब्रीडिंग प्रारंभ होने वाला होता है, उनका प्रजनन की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है, जो ट्रांजिशन फेज होता है, उसी समय जो है वो 2 से 3 सप्ताह पहले, है ना, ब्रीडिंग सीजन जब स्टार्ट होने वाला है, जैसे ठंडा का सीजन में अगर ब्रीडिंग कर रही हैं, तो जो ठंडे का मौसम है, जो आपको पता होगा कि इस समय वो ब्रीडिंग करेंगे, तो उससे 2 से 3 सप्ताह पहले जो है ना, ये एक्स्ट्रा 200-300 ग्राम जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेट मिक्सचर जो है ना, पर हेड, पर बकरी या भेड़ को जो खिलाते हैं, उसी को फ्लशिंग बोलते हैं। तो ये फ्लशिंग क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा करते हैं, इसका भी एक रीजन है। इसको करने से क्या होगा, इंक्रीज ओवुलेशन रेट, जो ओवरी हमने बताया था, ओवरी से ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन जो होगा मतलब उससे अंडे निकलेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर बच्चे होंगे उससे, तो ये इंक्रीज होगा। मान लीजिए कि उसमें अगर नहीं खिलाया तो हो सकता है कि बकरी या भेड़ एक ही बच्चा दे, इसको खिलाने से 2 बच्चे दे देंगे, है ना। तो ये इसको ध्यान रखना है। कंसेप्शन रेट जो होता है, जो गाभिन जो होने का जो रेट है, वो ज्यादा से ज्यादा गाभिन होंगी भेड़ या बकरियां। मल्टीपल बर्थ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ट्विंस यानी जो होता है 2 बच्चे देंगे या ट्रिपलेट्स देंगे, इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी, जब ज्यादा बच्चे देंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो फर्टिलिटी भी उसकी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी भी उसकी बढ़ी। तो इसलिए फ्लशिंग की क्रिया को किया जाता है जब वो ब्रीडिंग सीजन में आ रहे हैं, करना चाहिए। अब इसके कुछ फैक्टर हैं, फ्लशिंग फैक्टर क्या क्या फैक्टर हैं देखते हैं। जैसे एक तो हो गया कि एज ऑफ द ईव, है ना, जो भेड़ का जो एज है, तो मैच्योर जो है, जो एडल्ट जो मैच्योर हो गए हैं, वो शो अ ग्रेटर रिस्पॉन्स देन यर्लिंग, जो 1 साल वाला है, जो पहली बार वो प्रजनन करने जा रही हैं, उनसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जो है फ्लशिंग का उसके बाद वाले भेड़िया बकरियों में मिलते हैं। ब्रीड है जो काफी बच्चे देते हैं, प्रोलिफिक ब्रीड जिसको बोला जाता है, जो पहले से ही 2 या 3 बच्चे या 4 बच्चे दे रहे हैं, उनमें इनका फ्लशिंग का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो 5-6 बच्चे तो दे नहीं सकते हैं, उनका जेनेटिक पोटेंशियल ऐसा है, प्रोलिफिक है, तो वो उतने बच्चे शुरू से ही दे रहे हैं, तो उनमें ये ज्यादा फ्लशिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। बड़ी कंडीशन, अगर वो बहुत दुबली पतली है तो रिस्पॉन्ड मोर, है ना, उनमें ये प्रभाव आएगा फ्लशिंग का। लेकिन अगर वो पहले से बहुत मोटी है, फैटी है, फैट है, तो बहुत ज्यादा उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर स्टेज ऑफ ब्रीडिंग सीजन, इसका ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्स इन सीन ड्यूरिंग द अर्ली एंड लेट इन द ब्रीडिंग सीजन, जो शुरुआत हो रहा है उस समय या ब्रीडिंग सीजन जब खत्म हो रहा है उस समय इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है फ्लशिंग का। अब सिस्टम ऑफ फीडिंग किस तरह से खिलाते हैं, एक तो टेथरिंग बोलते हैं कि आप वैसे पशुपालक के लिए फायदेमंद होता है, जैसे 1 या 2 बकरी या भेड़ पाले हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक रस्सी से 4-5 मीटर लंबा या 6 मीटर लंबा रस्सी से वो बांध देते हैं, बांध करके वो एक पर्टिकुलर एरिया में वो उतने ही दूर में वो घूम घूम करके खाते रहती हैं। दूसरा है एक्सटेंसिव सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एनिमल आर रेयर्ड इंटायरली ऑन ग्रेजिंग, इसमें कोई दाना वाना नहीं दिया जाता है, एक्सटेंसिव वो हमेशा चर करके आएगी और खाएंगे, वही
ग्रेजिंग ही करेंगी, है ना। तो इसको एक्सटेंसिव सिस्टम बोलते हैं। एक होता है सेमी इंस्टेंटिव सिस्टम, मतलब कुछ वो चर करके अपना भोजन ली, और कुछ जो है उसको जब घर पे आई तो उसको फिर स्टॉल फीडिंग कराते हैं, कुछ उसको खाना घर पे भी देते हैं, तो उसको बोलते हैं सेमी इंटेंसिव सिस्टम। एक होता है इंटेंसिव सिस्टम, जिसमें हमेशा वो घर पे ही बकरियां या भेड़ रहती हैं और उसको वहीं पे बांध करके स्टॉल फीडिंग, मतलब उसको वहीं पे दिया जाता है खाना, उसको चरने के लिए बाहर बिल्कुल भी नहीं ले जाया जाता है। तो ऐसे सिस्टम को इंटेंसिव सिस्टम बोलते हैं। ग्रेजिंग, नो ग्रेजिंग एट ऑल, उसमें कोई ग्रेजिंग नहीं होता है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ स्वाइन, मतलब जो सुकर हैं और उसमें कैसे खाना खिलाते हैं, क्या प्रणाली होती है, उसके बारे में थोड़ा जाने। थोड़ा उससे पहले थोड़ा सा इसके हैबिट के बारे में जान ले, क्या उसकी आदत है, क्या खाते हैं वो। तो ये जो पिग होते हैं, जो सुकर होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फीड, ओमनिवोरस होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं। और खास करके संयोगवश जो हम लोग खाते हैं या ह्यूमन बीइंग जो खाते हैं, मनुष्य जो खाते हैं, वो खाना भी वो खा करके सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए कई जगह ऐसा प्रैक्टिस होता है कि जो खाना होटल्स में या रेस्टोरेंट में जो बच जाता है वो ले जा करके जो पशुपालक होते हैं, जो पिग रेयरिंग करते हैं, उनको वो खिलाते हैं। सो ये ग्रेजिंग भी पसंद करता है और चबाना भी, च्यूइंग ऑफ द फॉरेज भी पसंद करता है। कई बार ये जमीन के नीचे से डिग करके, उसके ऐसे वो बने होते हैं, उसके जो स्नॉट जिसको बोलते हैं, उसको डिग करके उसके अंदर से भी कुछ चीजें जैसे जड़ वगैरह हो गया या घास हो गया, उस तरह के निकाल करके वो खा लेते हैं। दूसरा ये है कि लेकिन वो जो रफेज होते हैं उस पे ये इंटायरली डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये मोनोगैस्ट्रिक होते हैं। इसमें एक ही चैम्बर होता है स्टोमक का। जैसे जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, है ना। तो वो उनका अलग है, हम एनाटॉमी पे नहीं जाएंगे अभी, लेकिन आप सिंपल समझिए कि उसमें 4 चैम्बर होते हैं जिसको जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। इसमें एक ही होता है, जैसे मनुष्य में भी एक ही चैम्बर का स्टोमक होता है, तो इस तरह का होता है। तो ये सब चीजें जो है ध्यान देना, थोड़ा सा इसका हैबिट जो है अलग होता है। ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, है ना। इसलिए इनका जो डिमांड है फीड का या एनर्जी का या न्यूट्रिएंट का, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और इसमें ध्यान 70 से 80% जो कॉस्ट आता है ये पालन करने में, शुकर पालन में, तो फीडिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ हम कैसे इसको बचा सकें। अब इसमें जो राशन जो हम लोग देते हैं या खिलाते हैं, सबसे पहले प्री स्टार्टर राशन स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा होता है कि ये मिल्क को रिप्लेस कर दे। शुरुआत में 1 सप्ताह तक मिल्क देते हैं, कोलेस्ट्रम देते हैं, लेकिन 7 से 10 दिन के एज में जब वो 2 kg के लगभग होता है तो ये मिल्क रिप्लेसर देना, खिलाना शुरू करते हैं। और ये तब तक खिलाते हैं जब तक कि ये 6.5 से 8 kg का ना हो जाए, ठीक है। तो ये जरूरी है खिलाना। ये प्री स्टार्टर राशन देना जरूरी होता है, क्योंकि फिर इसमें मिल्क जो है, शुकर जो है देना 20 से 21 दिन के बाद बंद कर देती है। तो जब तक इसको आदत नहीं लगाएंगे खाने के लिए, फिर ये आगे थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए आगे चल करके। तो इसलिए प्री स्टार्टर राशन देना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो है पिगलेट एनीमिया जो होता है, बहुत ही कमी है। जो शुगर के बच्चे होते हैं उसमें एनीमिया यानी खून की कमी जो है बहुत कॉमन है। तो इसके लिए जो है फेरस सल्फेट, आयरन देना चाहिए। तो आयरन किस फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म में जो होते हैं, फेरस सल्फेट 25 ग्राम या कॉपर सल्फेट जो है इसमें ऐड करते हैं, दोनों ऐड कर सकते हैं इनके खाने में, ताकि इनको पिगलेट एनीमिया ना हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पिगलेट एनीमिया यानी उनमें खून की कमी, और उसके कारण से बच्चे जो है मर भी जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन होता है, देखने को मिलता है, इसलिए इनके खाने में ये मिलाना जरूरी है। ये कुछ प्री स्टार्टर राशन का कंपोजिशन यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन ये प्री स्टार्टर राशन जो है ये क्रीप एरिया में, क्रीप एरिया उसको बोलते हैं, हमने बताया भी था लास्ट क्लास में कि जो फरोइंग पेन होता है उसी के बगल में एक बाउंड्री बना करके जिसमें सिर्फ बच्चे ही जा सके, वहां पर उनको खाना देते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि उसकी माँ उसके सारा खाना को खा जाएगी। तो ये देना जरूरी होता है कि क्रीप एरिया में उसको खाना दें, ताकि वो अपना खाना पूरा का पूरा खा लें। उसके बाद स्टार्टर राशन आता है क्रीप के बाद। ये क्या होता है कि जो 8 साढ़े 8 kg का हो गया, उसके बाद 20 kg तक का जब वेट होता है तो उस तरह स्टार्टर राशन इसको देते हैं। दोनों में अंतर, जो प्री स्टार्टर राशन था और स्टार्टर राशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। वहां पे सिर्फ एक चेंज करते हैं कि स्किन मिल्क पाउडर को जो है ना फिश मिल से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर स्किन मिल्क पाउडर थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन आपके एरिया में अगर सस्ता मिल रहा है तो उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ग्रोवर राशन जो बढ़ने के लिए हेल्प होता है ना,
वो 20 से 35 केजी तक का वेट जब होता है उसके बीच में ये देते हैं, है ना। इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो ग्रोथ में अफेक्ट आएगा, तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद फिनिशर राशन जो होता है 35 केजी से 70 केजी तक के बीच में। 70 केजी जो है हमारे यहाँ इंडिया में जो है स्लॉटर एज, उस समय स्लॉटरिंग होता है, मतलब एनिमल को फिर उसको बेचा जाता है मार्केट में, उसको मीट बना करके या जैसे भी है उसको लोग खाते हैं। तो उस समय का एज इसका होता है, तो 70 केजी तक इसको खिलाते हैं। लेकिन ये राशन ऐसा होता है कि वहां पे लीन कार्कास, बैकन जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए वो होना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए 13%। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत ज्यादा उसका क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं होगा। सो ये कुछ जो है उसमें क्या करते हैं कि सीरियल्स ग्रेन्स के बदले में जो है ना ग्रेन प्रोसेसिंग बाय प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देते हैं ताकि प्रोटीन का लेवल उसमें कम हो जाए। ये कुछ एवरेज दिया गया कि 1 से 2 मंथ, 2 से 3 मंथ में प्रोबेबल वेट कितना होगा और कितना फीड इंटेक करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ कंपोजिशन यहाँ पे दिखाए गए हैं फिनिशर राशंस के, जैसे मेज हो गया, जीएनसी हो गए, ये सब से मिला करके यहाँ बनाते हैं। कुछ नॉन सीरियल राशंस जो हैं, ये सीरियल राशन का हो गया, ये नॉन सीरियल राशंस का, दोनों का एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपके एरिया में जो हो उसी से, जो सस्ता मिले उसी से बनाना चाहिए। उसके बाद जेस्टेशन राशन है ना, कि जब वो गर्भवती हो तब कितना देना चाहिए, 2 से 2.5 किलो इतना देना चाहिए। और ये फिर क्या है कि लास्ट में थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, फिर डिक्रीज करते हैं, 1.5 केजी तक आते हैं, फिर लास्ट में जब एडवांस प्रेगनेंसी होता है उसमें इंक्रीज कर देते हैं। फेरोइंग राशन जो है वो कैसा होना चाहिए, ये 4 से 5 दिन पहले, बच्चे देने के पहले और उसके बाद ये देते हैं, जो कि बना होता है व्हीट से, ओट से, ग्राउंड लेगुम्स, इस सब चीजों से बना होता है। फिर उसके बाद लैक्टेशन राशन है ना, जब दूध दे रही होती है, बच्चों को पिला रही होती है, उस समय जो है इसको देते हैं एट द रेट ऑफ 4.5 to 6 kg। और गिल्ट मतलब वो उसको बोलते हैं जो यंग पिग होता है, फीमेल पिग, जो कभी बच्चे नहीं दी होती, पहली बार वो गाभिन होने जा रही है या बच्चे देने जा रहे हैं, उसको गिल्ट बोलते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा जरूरत होता है क्योंकि उसको खुद भी ग्रो होना है और उसके साथ साथ उनके बच्चे को भी, जो गर्भ में पल रहे हैं, उनको भी ग्रो होना है। अब इसी कड़ी में एक पोल्ट्री के भी देखते हैं फीडिंग प्रैक्टिसेस क्या है। तो मुर्गियों में आहार प्रणाली क्या क्या होना चाहिए, तो इनमें भी थोड़ा सा कुछ फीडिंग हैबिट्स के बारे में जानते हैं कि क्या या क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे बर्ड्स में नो लिप्स नहीं होते हैं, टीथ नहीं होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है इसमें राशन जो है बनाते हैं। इसमें क्या है कि इनमें भी सिंपल स्टमक होते हैं, एक ही चैम्बर वाला जो स्टमक होता है वो होता है। लेकिन इसमें क्या है कि रूमिनेंट्स में जैसे कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबियल डाइजेशन होता है, तो वहां पे बन जाते हैं। इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड और विटामिन के लिए डिपेंड करना पड़ता है, वो बाहर के सोर्स में जो फीड दे रहे हैं उसी पे डिपेंड करना होता है। और इनमें क्या है कि हम इंडिविजुअली नहीं खिलाते हैं, क्योंकि छोटे आकार के होते हैं, इसलिए कलेक्टिव फीडिंग करते हैं इसमें। चूंकि सिंपल स्टोमक है इसलिए इसमें फाइबर जो है 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पचा नहीं पाएगी। और पानी की व्यवस्था हमेशा होना चाहिए। अब जो खाना खिलाते हैं मुर्गियों को, वो किस किस फॉर्म में, उसका फिजिकल फॉर्म ऑफ राशन क्या क्या होता है। जैसे एक तो होल ग्रेन्स, पूरा का पूरा दाना खिलाते हैं। इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है कि हम 3-4 तरह के दाना उसमें रख दिए और वो फिर बोल दिए कि हाँ ये आपको खाना है। तो उसमें क्या होगा कि मुर्गियां जो सिलेक्टिव होगी, जो उनको अच्छा लगेगा वो खाएंगे, जो खराब लगेगा उनको छोड़ देंगे। तो वो इसमें क्या है कि वो वेस्टेज ज्यादा होता है, तो आजकल ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दूसरा आता है मैश फॉर्म। मैश फॉर्म मतलब होता है कि इट इज कंप्लीटली ग्राउंड एंड थ्रोली मिक्स्ड फीड होता है एंड सुटेबल फॉर द ऑल द कैटेगरी। इसको मैश बोलते हैं। ग्राउंड मतलब पूरा पाउडर बनाया हुआ होता है, लेकिन इसमें भी वेस्टेज ज्यादा होता है कि पाउडर फॉर्म में खिलाना मुर्गियों को थोड़ा वेस्टेज ज्यादा होता है। लेकिन ये सभी कैटेगरी की मुर्गियां खा सकती है। एक होता है पिलेट। पिलेट जो होता है कैसे बनाते हैं, ये कंप्रेस्ड फीड पार्टिकल है, पार्टिकल के रूप में होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, ये कंप्रेस्ड होता है, जो फीड को बहुत कंप्रेस करके बनाया जाता है। कंप्रेसिंग कैसे करते हैं, मैश जो मैश फॉर्म में था उसी को जो है स्मॉल उसमें डेंस पिलेट्स में उसको हाई प्रेशर और स्टीम में उसको कंप्रेस करते हैं। इसमें फीड का वेस्टेज कम होता है। एक होता है क्रम्बल। क्रम्बल मतलब कि इसी को ग्रेनुलर फॉर्म में ट्रांसफर कर दिए, उसको तोड़ दिए पिलेट को, तो वो क्रम्बल फॉर्म में होता है। ये आइडियल होता है 0 to 3 वीक्स ऑफ द एज में मुर्गियों को खिलाने के लिए।
अब ये फीडिंग हैबिट्स जो है ब्रॉयलर का, देखते हैं कि इसमें दो तरह के मुर्गियां होती है। ब्रॉयलर मुर्गियां जो चिकन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मांस खाते हैं उसका, एक होता है लेयर मुर्गियां जो अंडे देती हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फीडिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग है, उसके बारे में देखते हैं। पहले हम लोग ब्रॉयलर के बारे में देखते हैं। तो ये ब्रॉयलर जो मुर्गियों को जो खाना खिलाते हैं, इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि उसका वेट बढ़े, ऐसा खाना खिलाएं हम ताकि उसका वजन तेजी से बढ़े। क्योंकि जितना वजन ज्यादा होगा मार्केट में बेचेंगे तो उतना ज्यादा फायदा होगा। इसमें जो है हाई प्रोटीन कंटेंट इनिशियल फेज में होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वजन गेन कर सके। इन फिनिशिंग स्टेज जो ना एनर्जी लेवल इज इंक्रीज टू प्रमोट द फैट डिपोजिशन, ताकि वो फैट डिपोजिशन उसमें हो सके, इसलिए इंक्रीज एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हैं। और ये फीडिंग इज यूजुअली डन ट्वाइस अ डे, ट्वाइस डे मतलब सुबह और शाम, जिस समय क्या होता है कि वो खाना जो है ज्यादा खा सकें। क्यों ज्यादा खा सकें? क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है कम होता है उस समय। दोपहर में बहुत ज्यादा अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है तो ऐसे भी जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो फीड इंटेक कम हो जाता है। तो ये जो राशन है कैसे खिलाते हैं इनको, है ना, तो दो तरह का, जैसे प्री स्टार्टर हो गया, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में देते हैं। ये कुछ ग्राम दिया हुआ है, कितना ग्राम वो पर बर्ड वो खा लेती हैं। उसके बाद स्टार्टर 3 to 4 वीक में स्टार्टर राशन देते हैं, फिर फिनिशर राशन देते हैं 5 to 6 वीक में। ये सब रेडीमेड आपका राशन बना हुआ आता है, मार्केट से खरीद करके खिला सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से खिलाएंगे। इसके बाद 6 वीक के बाद तो ब्रॉयलर मुर्गियों को बेच दिया जाता है, उसके बाद वो मार्केट में चला जाता है, फिर उसको खाने के लोग में यूज करते हैं। तो इसके बाद खाना नहीं खिलाया जाता। अगर अब उसको बाद भी आप रखे हुए हैं और खाना खिला रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, तो आपका वेस्टेज जाएगा, क्योंकि उसके बाद ग्रोथ होना नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद फीडिंग ऑफ द लेयर बर्ड्स जो है उसको कैसे खिलाते हैं, तो इसमें 3 तरह का है। स्टार्टर 0 to 8 वीक, ग्रोवर 8 to 20 वीक, और लेयर जो है 20 to 72 वीक्स। 20 से 72 वीक्स में वो अंडे देना शुरू करती हैं। 20 वीक्स में शुरू करेंगे, 72 वीक्स और 75 वीक्स में वो बंद कर देती हैं। तो ये जो स्टार्टर राशन जो है उनके ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, वो रिच इन एनर्जी एंड प्रोटीन होता है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो लेइंग हेन है, इसमें कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। कई बार रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग भी करते हैं 14 से 20 वीक में, ताकि उसमें बहुत ज्यादा वेट ना बढ़े, फैटेनिंग ना हो। अगर ज्यादा बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाएगा, फैटेनिंग होगा, तो उसमें क्या होंगे, अंडे कम देंगी वो। तो उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा अंडे ले सकें, तो उसके हेल्थ को भी मेंटेन करके उसको रखते हैं। तो इस तरह हम लोग जब पूरा फीडिंग प्रैक्टिसेस सारे जानवरों का, मुर्गियों का देखे, तो हम लोग समझ पाए कि बहुत ज्यादा खाना, कई बार किसान जो है बहुत ज्यादा खाना खिलाने लगते हैं, पशुपालक जब बहुत ज्यादा खाना खिलाने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा खाना खिलाना बहुत बेहतर नहीं होता है। आपका जो है राइट प्रोपोर्शन, जितना जरूरत हो उसके हिसाब से खिलाना जो है वो एनिमल के हेल्थ के लिए, आपके प्रोडक्शन के लिए और प्रॉफिट के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाया गया कि जब पशुपालन के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए जरूरी है कि कैसे खाना खिलाएं, कैसे उनका आहार दें, किस किस समय दें, कौन कौन सा आहार दें, ताकि ये प्रॉफिटेबल हो सके। ये कुछ रेफरेंसेस हैं और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।